स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 2021 के क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के फर्स्ट मॉडल सेट का सॉल्यूशन। और इस मॉडल सेट में हम लोग आज देखने वाले हैं सेक्शन बी के प्रश्न संख्या 1 से 15 तक का हल, यानी कि सॉल्यूशन। और ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अब आप लोग को पता ही होगा सेक्शन बी में अब सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, तो उसे कैसे आसानी से अच्छी तरीके से बनाए उसको देखें। समझने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग। और इसके पहले जो क्वेश्चन था आप लोग के सेक्शन ए में 1 से 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करके 4 पार्ट में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसे भी ज़रूर स्टूडेंट जा कर के देख लें। उन सब का चारों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिससे आप लोग को आसानी हो जाएगा उसका वीडियो देखने के लिए। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सेक्शन बी का। चलिए तो समझते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। संख्याओं 72 और 120 का लॉसअ यानी लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है आपको, तो यानी कि 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इस तरह से पेज में। तो 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए 120 है तो 120 का भी गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। तो देखिए 120 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से पहले हम लोग भाग देंगे 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। तो इस तरह से 120 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो देखिए स्टूडेंट्स की लॉसअ में हमें क्या करना होता है कि जो पहले कॉमन मिलता है दोनों में गुणनखंड में, उसको ले लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पर 2 और 2 कॉमन मिला, यहाँ पर भी 2 और 2 कॉमन मिला, यहाँ भी 2 2 कॉमन मिला, और 3 3 भी कॉमन मिला। तो जो जो आपको अभी कॉमन मिला उसको एक एक बार लिखना है लॉसअ में। तो देखिए लॉसअ में हम लोग क्या लिखेंगे, 72 और 120 का लॉसअ बराबर लिखेंगे हम लोग। एक बार 2 का पेयर मिला है 2 ले लेंगे, फिर 2, फिर एक बार 2 मिला है, फिर एक बार 3 लेंगे। और जो देखिए लॉसअ में महत्तम में इतना ही लिया जाता है, मौसा अगर आपको देगा तो इतना ही लेना है, लेकिन लॉसअ में जो रेस्ट बच जाता है उसे भी लिया जाता है। यानी यहाँ पर 3 बच गया उसे भी लेंगे, यहाँ 5 बच गया उसे भी लेंगे। अब सबको हम लोग गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 को हम लोग कर लेंगे 3 से तो 72, और 72 को 5 से हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 5 दूना 10 के शून्य बचा 1, 7 पचे 35 से 36, यानी 360 हमारा क्या आ गया, 72 और 120 का लॉसअ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस सवाल में जब भी अपरिमेय सिद्ध करना दिया जाता है, सबसे पहले आपको इसका उल्टा माना जाता है। यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो पहले मान के चलना होता है परिमेय संख्या, और हम मानते हैं ना, तो जो हमारा लास्ट में एक बात आएगा वो गलत बात आ जाता है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण तब फिर रिटर्न हम लोग कर देते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो समझिए क्या है प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, पहले उल्टा सिद्ध करना है आपको अपरिमेय, लेकिन मान के चलेंगे परिमेय। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट जानते होंगे आप लोग, कोई भी परिमेय संख्या को P/Q A/B के रूप में लिखा जा सकता है। तब हम लोग इसे भी लिख सकते हैं कि तब 3√2 बराबर A/B लिख सकते हैं, जहां सबको पता होगा A और B पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, A और B पूर्णांक। तो लिख लेंगे हम लोग इस तरह से कि जहां A और B पूर्णांक है तथा B 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का नियम होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें हमारा काम रहता है कि इधर जो रूट में आपको संख्या दिख रहा है इसको फ्री करना है, और उसके साथ जो भी संख्या गुना में है उसको दाहिने तरफ भेजना है।
तो √2 बराबर 3 इधर गुना में उधर भेज देंगे, ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा तो a/3b हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ a, b और 3 क्या है, पूर्णांक है। क्यों, ए भी तो पूर्णांक हम लोग जानते ही है, माने ही है, और 3 भी जानते हैं कि पूर्णांक है। तो लिखेंगे यहाँ ए, बी और 3 पूर्णांक है, और जब ये सब पूर्णांक है और p/q के रूप में है तो इसको हल करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगा। इसलिए लिखेंगे कि यहाँ ए, बी और 3 पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। देखिए जब ये दोनों चीज बराबर है और हम इसको सिद्ध कर दिए कि यह परिमेय संख्या है तो उसी के बराबर ये है, तो इसे ये भी उस तरह से हो गया कि परिमेय हो गया। तो उस नियम से लिखेंगे कि अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। किस नियम से, क्योंकि राइट साइड को हम प्रूव किए कि परिमेय, तो उसी के बगल में ये है तो ये भी क्या सिद्ध हो गया, परिमेय। लेकिन क्या आपको पता है कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर ऐसा कोई भी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है वो अपरिमेय होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या और क्या सिद्ध कर दिए थे, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास है, यहाँ पर लिखा जाता है यह विरोधाभास है। क्या विरोधाभास हो गया, क्योंकि √2 को हम लोग दिखा रहे थे परिमेय और होता क्या है, अपरिमेय। यही क्या है, विरोधाभास है। जो क्यों उत्पन्न हुआ यह विरोधाभास, हमारे गलत कल्पना के कारण, जो हमारे गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। हमारे गलत मानने के कारण ये विरोधाभास आ गया। और गलत हम क्या माने थे कि 3√2 एक परिमेय संख्या, यही मानना हमारा गलत था। तो फाइनली अब हम लिखेंगे कि अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध हुआ, प्रूव्ड लिख देंगे हम लोग या सिद्ध हुआ लिख देंगे। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 2y² + 3y + 1 को y + 2 से हमें क्या करना है, भाग देना है, यानी बहुपद का ये भाग है। तो हमें भाग दे करके जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा उसको हम लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे भाग दिया जाता है। देखिए y + 2 यहाँ दिया हुआ है, आपको लिख लेना है, और ये 2y² + 3y + 1 को हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए भाग कैसे दिया जाता है। भाग देने का एक सरल तरीका होता है, रफ वर्क में अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भाजक। ठीक है, तो भाज्य का पहला पद क्या है, 2y² है, तो 2y² ले लेंगे, उसमें भाग देंगे भाजक के पहले पद y से। तो 2y² में y से भाग देंगे तो आपको बचेगा क्या, 2y बचेगा कट करके। तो 2y जो बचा वही यहाँ भागफल में लिखा जाता है। अब ये जो आया इसको यहाँ के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है। तो y गुना 2y² और +2 × 2y, तो प्लस गुना प्लस प्लस 2 दूना 4y। अब क्या होता है, भाग में घटाया जाता था तो यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी इसका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। ये प्लस अब भूल जाइए आपको, अब क्या समझना है, यहाँ माइनस समझना है। तो ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये तो कैंसिल हो गया। अब 3y प्लस में है और 4y माइनस में है, घटेगा तो क्या बचेगा, -y बचेगा। फिर +1 उतार दिए हम लोग यहाँ। अब देखिए फिर से ये भाज्य हुआ, तो भाज्य का पहला पद क्या है, -y है, और भाजक का पहला पद क्या है, y। जब भाग देंगे y तो कट के क्या बचेगा, -1। तो -1 हम लोग को यहाँ भागफल में लिखना है और गुना करना है, y गुना -1 -y +2 गुना -1 -2। अब फिर से चिन्ह बदलता है, घटाते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब -y और +y कैंसिल हो गया,
1 प्लस में है, 2 प्लस में है तो 3 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या आया, देखिए भागफल बराबर आ गया 2y माइनस 1 और शेषफल बराबर आ गया 3। तो इस तरह से हमारा ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, यानी कि शून्यकों का योग का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अगर आपको कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको तुलना कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तुलना करके हम लोग को ए बी और सी का मान पहले ज्ञात कर लेना है। तो देखिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 समझते हैं, तो ए बराबर 1 आ गया, ठीक है। एक्स का गुणांक बी होता है, यहाँ एक्स का गुणांक -7 है तो बी बराबर हो गया -7। और देखिए जो लास्ट में अचर पद है c और यहाँ पर जो अचर संख्या है 6, तो c बराबर हो गया आपको 6। ABC मिल गया आपको। अब देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b कितना है -7 और a कितना है 1, यानी कि 7/1 क्या हो गया 7 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जो ये बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसका आपको शून्य ज्ञात करना है, यानी एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। और एक्स का वैल्यू निकालने के बाद फिर इसका जो शून्य आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा वही शून्य कहलाता है, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वही शून्य हुआ, यानी उसका और गुणांक, यानी इसका जो गुणांक है यानी ए बी सी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद जो आएगा, दोनों का जो संबंध होता है उसका सत्यता का जांच करना। देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे शून्य ज्ञात होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 बहुपद है, इसको पहले समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0 है। तो चलिए देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो गया, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट लग जाता है और साथ में प्लस माइनस, यानी कि आपको x का 2 वैल्यू मिल गया, एक तो √7 और एक -√7। यही हो गया इस बहुपद का शून्य। तो एक आंसर तो आपका यहीं पर आ गया, शून्य निकालना। अब देखिए आगे क्या कहना था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए कि शून्यक तो पता हो गया, इसी को एक को अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लिया जाता है, कि माना अल्फा बराबर √7 तथा बीटा बराबर -√7। अब देखिए गुणांक निकाल लीजिए। कैसे गुणांक निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ बीच में x वाला टर्म नहीं है तो अपने से आप 0 × x लगा सकते हैं, क्योंकि 0 × x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इतना हो गया आपका बहुपद। इसको कंपेयर करना, इतना की तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है, इससे इसका तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो इससे मिला हमें a बराबर 1। अब देखिए x का गुणांक b और x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं था तो 0 मान के चलते हम लोग, तो b बराबर हो गया आपका 0। और c देखिए लास्ट में जो कांस्टेंट पद, अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पर देखिए -7 है और यहाँ c है, तो c बराबर क्या मिल गया -7। यही गुणांक कहलाया और शून्य का आपका ये हुआ। इसके बीच में अब संबंध का सत्यता की जांच करना है। तो देखिए क्या होता है, पहला संबंध होता है कि शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसे ही आपको दिखा देना है LHS RHS के बराबर। तो अल्फा क्या है √7 है, प्लस बीटा क्या है -√7 है, अब बराबर माइनस b क्या है 0,
अब बाय ए क्या है 1। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि +√7 और -√7 आपस में कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा 0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया LHS बराबर RHS। अब दूसरा वेरिफिकेशन आपको करना है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब देखिए अल्फा क्या है आपका √7 और बीटा क्या है -√7 इज इक्वल टू C क्या है देखिए -7, A क्या है 1। तो देखिए अब इस तरह से प्लस माइनस माइनस √7 इंटू √7 क्या हो गया 7 हो गया, और -7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो गया, यानी -7 बराबर -7 LHS बराबर RHS। यही सत्यता की आपका जांच हो गया, सत्यापित हो गया, यहाँ लिख देंगे सत्यापित। तो हमारा आंसर पूरा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। k का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण x² - 8x + k = 0 के मूल वास्तविक और समान हो। तो देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है तो एक कंडीशन होता है कि विविधकर 0 होता है, d का मान 0 होता है इस केस में। तो हम d को 0 के बराबर करेंगे तो k का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो जो समीकरण दिया हुआ है x² - 8x + k, इसकी तुलना करना है, कि तुलना किससे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। देखिए जब हम तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो a बराबर आपको मिल गया 1। x का गुणांक b है, x का गुणांक यहाँ -8 है तो b बराबर -8, और यहाँ लास्ट में c है, यहाँ लास्ट में k है, तो c बराबर हो गया आपका k। अब देखिए जब मूल वास्तविक और समान हो तो d बराबर क्या होता है 0 होता है। क्या होता है d बराबर 0, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और ये बराबर हो गया अब 0। b का वैल्यू -8 है, -8 रख देंगे हम लोग, -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू k है बराबर 0। तो -8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, और -4 इंटू k 4k = 0। तो इस तरह से हो गया 64 इक्वल टू, इधर 4k को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आ गया 4k। अब यहाँ से देखिए तो 4k = 64 है, तो यहाँ से k = क्या हो गया 64/4। 4 से 64 को भाग दे देंगे, 16 बार में कट जाएगा, तो इस तरह से k का मान क्या आ गया 16 आ गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 को हल करें, यानी हल करने का मतलब क्या कि x का वैल्यू निकालना है आपको। तो देखिए कैसे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले जो समीकरण आपको दिया गया है 9x² - 12x + 4 = 0, इसकी तुलना कीजिए, कि तुलना स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो हमें अब ABC मिल जाएगा। देखिए x² का गुणांक a होता है, x² का गुणांक है 9 है, तो a बराबर आपको 9 मिल गया। अब देखिए x का गुणांक b है, तो b बराबर आपको यहाँ x का गुणांक क्या दिख रहा है -12, तो b बराबर क्या हो गया -12। और लास्ट में देखिए c है और यहाँ पर क्या है 4, तो c बराबर क्या मिल गया 4, यानी a b c तीनों चीज आपको मिल गया। तो देखिए x को निकालने के लिए सबसे पहले d निकालना होता है विविधकर, तो d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो गया, b कितना है -12, तो -12 का स्क्वायर हो गया, -4 गुना a कितना है 9 गुना c कितना है 4। तो देखिए -12 का स्क्वायर यानी -12 गुना -12 प्लस 144, अब माइनस इसको गुना कर लेते हैं तो 4 चौके 16, 16 9 44, यानी 144। तो 144 माइनस 144 क्या हो गया 0, 0 आ गया। तो एक चीज तो समझ लीजिए कि मूल जो है वास्तविक और बराबर होगा, यानी एक ही जैसा मूल निकलेगा। तो निकालते हैं हम लोग फॉर्मूले से, x का बराबर होता है -b ± √d
बाय 2a, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो देखिए माइनस b कितना है -12 प्लस माइनस रूट d का मान क्या निकला है 0 बाय 2 इंटू a क्या है 9 है। तो इसके बराबर में अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस 12 और इधर क्या प्लस माइनस 0 खत्म हो गया, बच गया आपका क्या 12 और नीचे है 2 गुना 9। तो देखिए अब 3 तिया 9, 3 चौके 12 हो गया और फिर 2 दूना 4 हो गया। तो 2/3 आया किसका वैल्यू x का। तो दिख रहा है कि एक वैल्यू, लेकिन हम लोग इसे 2 बार लिख देते हैं क्योंकि यह द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होते हैं, इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 2/3 2/3 2 बार सेम, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। समांतर श्रेणी 2 5 8 11 फिर डॉट 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 है के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 20 पदों का योग यानी हमारा फॉर्मूला लगेगा n पदों के योग, और वही फॉर्मूला से हम लोग कितने भी पदों का योग निकाल सकते हैं किसी भी समांतर श्रेणी का। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसे लिख लिया जाता है, 8 11 ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहले बताइए इसमें पहला पद क्या है, यानी ए क्या है। तो देखिए 2 है, पहला पद निकल गया। अब डी निकाल लिया जाता है, सार्व अंतर जिसे हिंदी में कहते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। दूसरा पद आपको क्या दिख रहा है 5, पहला पद क्या दिख रहा है 2, तो 5 में 2 गया 3 हो गया, डी निकल गया। अब देखिए 20 पदों का योग कह रहा है, यानी n बराबर 20 समझिए यहाँ पर आपको है, n बराबर कितना है 20। तो Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए। Sn यानी n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में फिर इंटू डी। ठीक है, अब देखिए n यानी 20 पदों का योग बोला है, 20 लिख लेंगे, n के जगह पे 20 लिख लेंगे तो 20/2 हो गया। 2 गुना a का वैल्यू देखिए 2 है प्लस n का वैल्यू 20, तो 20 - 1 गुना डी देखिए आपका 3 निकला हुआ है, 3 रख दिए हम लोग। 2 से 10 बार में ये कट गया, 10 हो गया यहाँ। अब देखिए ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, 2 दूना 4 प्लस 20 - 1 19 और 19 गुना 3 57। ठीक है, तो 10 गुना 57 4 जोड़ देंगे तो 61 हो जाता है, और 61 गुना 10 करेंगे तो कितना हो गया 610। यही निकल गया हमारा क्या 20 पदों का योग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उस समांतर श्रेणी का पदांतर ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है। देखिए समांतर श्रेणी का पदांतर का मतलब होता है कि सार्व अंतर, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो डी, यानी आपको इसमें डी का मान निकाल देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए 2 हेल्प दिया हुआ है सवाल में आपको। 11वां पद 38 दिया हुआ है, यानी कि a11 बराबर 38। क्यों ऐसा, क्योंकि nवें पद को हम लोग an से सूचित करते हैं, तो 11वें पद को a11 से सूचित करेंगे। साथ ही आपको देखिए 16वां पद 73 दिया है, यानी कि a16 बराबर 73, और आपको निकालना क्या है पदांतर, यानी d का मान आपको निकाल देना है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इससे। a11 का मतलब होता है a + 10d, एक घटा करके हम लोग लिखते हैं फार्मूला से, पता होगा आप लोग को। उसी तरह से a16 को लिखा जाता है a + 15d, और ये बराबर कितना है 73 है। अब क्या करेंगे, देखिए 2 समीकरण मिल गया, समीकरण को हम लोग हटा देते हैं, घटाने पर पहले समीकरण में दूसरे को, तो जो प्लस है अब क्या बन जाएगा माइनस, ये भी बन जाएगा माइनस, ये प्लस भूल जाना है, अब ये प्लस है लेकिन अब क्या बन गया माइनस। तो प्लस है और माइनस से क्या हो गया कैंसिल, प्लस 10d माइनस 15d है, सब्ट्रैक्ट होगा घटेगा तो -5d बच जाएगा। 73 में 38 घटा दीजिए तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, और माइनस में बचेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो इस तरह से d बराबर क्या मिला, देखिए 35/5, और 5 से 7 बार में कट गया, तो d का मान क्या आ गया 7, यानी पदांतर आपका कितना मिल गया 7। नंबर 10 ये है कि P का मान ज्ञात करें यदि बिंदु A 0,2 बिंदु 3P तथा
P5 से समदूरस्थ है। यानी क्या करना है आपको कि यहाँ पर A जो है बिंदु वो दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि एक समान बराबर दूरी पे है। तब आपको जो यहाँ P दिख रहा है वहां पर उस बिंदु में P दिख रहा है, उस P का मान निकालना। चलिए इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। क्या डायग्राम है देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों बिंदु आपको दिया हुआ है 3P और यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है P5। इसका नाम दे दीजिए कुछ C और D बिंदु है मान लीजिए। और इस दोनों बिंदु से समान दूरी पर कौन सा बिंदु है, A0,2। मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर स्थित है, एकदम समान दूरी, यानी AC दूरी AD दूरी के एकदम क्या है, बराबर है। तो इसको लेकर के चलना है और हमें P का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। AC बराबर AD है, दोनों क्या है, बराबर है, समदूरस्थ है। तो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। अब क्या करने वाले हैं देखिए, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों वर्ग कर दिया गया देखिए, क्योंकि अगर हम वर्ग कर दिए तो ये AC जो है दूरी का सूत्र लगेगा, और दूरी सूत्र में सबको पता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो वर्ग कर दिए तो रूट लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ग और रूट आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल। तो सीधा अब हम लोग दूरी सूत्र बिना रूट के लिखेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट होता है, लेकिन हम चूंकि पहले ही वर्ग कर दिए तो रूट लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर इस इधर भी दूरी सूत्र ही लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए देखिए कि इस AC के लिए x2 x1 y2 y1 क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट A है, तो इसको आप नेमिंग कर दीजिए x1, y1, और दूसरा पॉइंट C है तो C यहाँ पर है, इसे नेम ऐसा कर दीजिए x2, y2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख के लिखिए, x2 क्या है आपका 3 है, x1 क्या है 0 है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। y2 क्या है P है, और माइनस y1 क्या है 2, तो P - 2 का होल स्क्वायर। अब उसी तरह से CD के लिए हमें या AD के लिए हमें यहाँ पर दूरी सूत्र है, उसको अब A और D को देखते हुए लगाना है। तो देखिए पहला पॉइंट बिंदु क्या है A, तो x1 y1 सही है। दूसरा क्या है D, तो इसे ही हम x2 और y2 बोलेंगे AD दूरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। x2 क्या है P है, माइनस x1 क्या है देखिए 0 है, तो P - 0 का होल स्क्वायर हो गया। y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है 2 होल स्क्वायर हो गया। अब इसे ही सॉल्व करके हमें P का मान निकाल देना, हमारा आंसर आ जाएगा 3 - 0 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा। प्लस ये देखिए A - B के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड होगा, तो फॉर्मूला सबको पता होगा, A - B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर होता है। तो पहले P का स्क्वायर हुआ, -2AB होता है, यानी 2 × A की जगह पे P है, इंटू B होता है, B की जगह पे 2 है। अब प्लस B स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर - 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए P - 0 P हो गया, और P का स्क्वायर यानी ब्रैकेट हट गया, P स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 5 में 2 घट गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर चीज है कुछ भी और दोनों का साइन एक जैसा है तो वो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ 9 प्लस में, इधर भी 9 प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया। P स्क्वायर यहाँ प्लस में है, यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास देखिए, -2 दूना 4 यानी -4P बचा, और प्लस 2 का वर्ग यानी 4 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए यहाँ से -4P बराबर, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो P बराबर क्या हो गया 4/4, और ये दोनों कट के भी क्या हो गया 1 हो गया, यानी P का मान आपका क्या निकल गया 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। बिंदुओं P1, -2 और Q -3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड PQ को, इन दोनों बिंदु से मिलकर के क्या बनेगी रेखाखंड PQ
को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विभाजन सूत्र का फॉर्मूला लगेगा निर्देशांक ज्यामिति का, और हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो समझिए कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो हमें एक चित्र बना लेना होता है, उससे आसान हो जाता है इसको बनाना। देखिए यहाँ पर आप बिंदु P लिख दीजिए और इसके निर्देशांक 1, -2 दिए हुए हैं नियामक। फिर बिंदु Q यहाँ पर लिख दीजिए -3, 4। तो PQ से मिलके क्या बन गया, रेखाखंड PQ। अब इसी रेखाखंड को 1:2 में अंतः विभाजित यानी अंदर अंदर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है A, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, और ये बिंदु PQ को 1:2 में मान लीजिए विभाजित करती है, 1 भाग इधर और 2 भाग इधर। ठीक है, तो कैसे हम लोग यहाँ इससे सॉल्व करेंगे। देखिए जो यहाँ पर 1 है उसे ही M1 कहा जाता है विभाजन सूत्र में, और इधर वाले को M2 कहा जाता है। इस बिंदु को हम लोग x1, y1 बोलेंगे और इस बिंदु को x2, y2 बोलेंगे। इस तरह से हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब हम लोग एक लाइन लिख लेंगे कि माना कि बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, PQ को 1:2 में विभाजित करता है। ऐसे लिख लेंगे, विभाजित करता है, ये मान लिए हम लोग। तो हमारा अब काम क्या है, इस A का x और y कोऑर्डिनेट निकाल देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए x बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो देखिए m1 क्या है, 1 है, 1 गुना x2 क्या है, x2 देखिए यहाँ पर -3 है, जोड़ m2 क्या है, 2 गुना x1 क्या है, देखिए x1 1 है, और बाय m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 गुना -3 और प्लस 2 गुना 1 2, और नीचे हो गया 3। तो -3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो ये हो गया -1/3, x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग y का भी वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। चलिए शुरू करते हैं। फिर हम लोग m1 क्या है 1, y2 क्या है यहाँ देखिए 4, प्लस m2 क्या है 2, और y1 क्या है -2, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 4 गुना 1 4, और प्लस माइनस 2 गुना 2 4/3। तो 4 - 4 0, 0/3 क्या हो गया 0। तो बिंदु हमारा क्या निकल गया -1/3 और 0। तो हम लोग लिख देंगे इस तरह से। अतः अभिष्ट जो हमें चाहिए था, अभिष्ट बिंदु यानी कि A कौन सा है, x कोऑर्डिनेट हो गया -1/3 और y कोऑर्डिनेट हो गया 0, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं जहां AB समांतर है DC भुजा के। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज DOC और त्रिभुज AOB क्या है, समरूप है। ठीक है, हमें दो त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप। सबसे पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं इसके लिए। देखो समलंब चतुर्भुज का, तो इस तरह का एक समलंब चतुर्भुज आप लोग बना लीजिए। जानते होंगे समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इस रूप का होता है समलंब चतुर्भुज। अब इसका नेमिंग कर दीजिए A, B, C और D। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके विकर्ण AC, यहाँ से A और C को मिलाएंगे तो इसके विकर्ण हो गए, और फिर एक BD विकर्ण है यानी B से D को मिला लीजिए, मिल गए। दोनों विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद किस पे कर रहे हैं, O बिंदु पर। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इसका नाम हम दे देंगे O। ठीक है, अब आपको दिया है सवाल में कि AB समांतर है DC के, यानी ये भुजा इसके क्या है, समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज DOC ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज AOB ऊपर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपको दिखाना है
कि कैसा है, समरूप है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, देखिए कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले तो जो दिया है लिख लेते हैं, ए बी समांतर है किसके, डी सी के, ये आपको दिया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज डी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो कोण है और यहाँ जो कोण बन रहा है, दोनों कैसा कोण, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है और बराबर भी होता है। तो उस नियम से हम लोग इस त्रिभुज में अगर चलते हैं डी ओ सी, तो बोलेंगे कि कोण डी ओ सी बराबर है किसके, कोण ए ओ बी के, कोण ए ओ बी के। किस नियम से, तो शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, शीर्षाभिमुख कोण, सबको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो इस तरह से ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। अब दूसरा देखिए ध्यान से, जब ये दोनों रेखा समांतर है, रेखा समझिए ए बी और डी सी को, अब ये समांतर है तो आप समझिए कि ये उसका एक तिर्यक रेखा है। जैसे दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इस तरह से एक तिर्यक रेखा जब दोनों को काटती है तो ये रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, हम लोग जानते हैं पहले से। तो ये दोनों अगर समांतर है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस नियम से हम लोग लिखेंगे कोण ओ डी सी, इस त्रिभुज में कोण ओ डी सी बराबर, इसमें लिखेंगे कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ। किस तरह नियम से, तो एकांतर कोण के नियम से, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो गया तो हमें पता है समरूप त्रिभुज का नियम होता है एक एंगल एंगल, कोण कोण। अगर दो कोण बराबर हो गए तो हम लोग त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। देयरफॉर लिख देंगे त्रिभुज डी ओ सी समरूप है त्रिभुज ए ओ बी के। किस नियम से, तो ए समरूपता, ए समरूपता से। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करें कि त्रिज्या के बराबर जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए कैसे हम लोग इसे सिद्ध करेंगे। मान लीजिए कि एक वृत्त आपको दिया हुआ है और इसमें ये केंद्र, मान लीजिए कि वो क्या है, केंद्र है। अब आपको एक ऐसा जीवा खींचना है जो वृत्त के त्रिज्या के ही क्या हो, बराबर। तो देखिए अगर ये त्रिज्या इतना दूरी है, ये भी त्रिज्या है, तो इसी के बराबर एक जीवा भी समझिए ये हम लोग खींचे। नाम दे देते हैं जीवा का ए बी और बोलेंगे कि यह वृत्त के त्रिज्या के ही क्या है, बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या अगर आर है, ये दोनों बराबर, तो ए बी भी आर के ही क्या है, बराबर है। तो इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो यहाँ कोण बना, इसे ही हमें प्रूव करना है कि ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कोण ए ओ बी हमें दिखा देना है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हमारा सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि माना ए बी वृत्त की जीवा है जो त्रिज्या आर के बराबर है, ठीक है। मान लिया हम लोग इस तरह से, तो इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं, तब क्या बोल रहे हैं, देखिए ओ ए बराबर, ओ ए हो गया, ये ए बी भी उसके बराबर होगा और ओ बी भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तीनों भुजा। अब देखिए आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ ए बी, जिसकी तीनों भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। और किसके बराबर हो गई, आर के बराबर। तो तीनों आपस में बराबर हो गई। तो हम लोग बोलेंगे कि अतः त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या प्रूव हो गया, तीनों भुजा बराबर हो गया तो, कि त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर। अगर किसी भी त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर इसे x मान ले तो ये भी x होगा और ये भी क्या हो जाएगा, x। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि x प्लस x बराबर क्या होगा, 180 हो जाएगा। तो 3x बराबर 180। तो x बराबर 180/3
3 से कट गया 60 बार में, तो x का मान क्या आ गया 60, और x ही क्या है कोण AOB। देयरफॉर कोण AOB बराबर क्या प्रूव कर दिए हम लोग 60 डिग्री, यानी वृत्त के केंद्र पर जीवा कितना डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री। ये हमारा सिद्ध हो गया, तो यहाँ हम लोग प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि यदि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध करें कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ठीक है, तो चलिए ये दिया है और इसके हेल्प से ही हमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे, बहुत ही आसान सा सवाल है। tan A बराबर 1 है तो सबको पता है कि 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 की जगह पे tan 45 लिख दिए। इस तरह से tan खत्म हो गया, तो A बराबर क्या बच गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसका LHS लेके हम लोग चलते हैं और RHS ला देंगे प्रूफ करके। तो 2 sin A इंटू cos A आपको दिया हुआ है। 2 sin A की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 45 डिग्री, यहाँ निकाल के रखे हुए हैं। फिर कोस भी क्या हो गया 45 डिग्री। 2 साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है। ऊपर हो गया 2, नीचे √2 इंटू √2 2, और 2/2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। यानी देखिए जो RHS में दिया था वो आप ले आए, ये हो गया आपका सिद्ध, प्रूव्ड हो गया ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री बाय tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान। तो देखिए टेबल से मान अगर आप लोग को याद होगा तो ये सवाल बहुत ही इजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 sin 45 डिग्री का मान आपको पता है 1/√2 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर देखिए कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो हम लोग 1/√2 का क्या लिख लेंगे स्क्वायर। tan 30 का मान 1/√3 होता है, चूंकि tan का स्क्वायर है तो 1/√3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कोस 90 का मान 0 होता है तो 0 का क्या हो गया स्क्वायर। अब इसे ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, यहाँ 1/√3 का स्क्वायर 1/3, और इधर तो प्लस 0 लिखे या ना लिखे खत्म। चलिए देखिए अब 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हाफ हाफ, तो 2 गुना 1 हो गया ऊपर, और नीचे देखिए 1/3 है। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और गुना ये पलट के ऊपर चला जाएगा 3, नीचे 1, यानी 2 तिया 6, और 6/1 का मतलब क्या हुआ 6 हुआ, यानी इसका मान कितना आ गया 6 आ गया। चलिए तो हम लोग अब आगे अब नेक्स्ट वीडियो में 15 से 30 तक का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो इसे लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें आप लोग शेयर करें, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।